देश में मौसमी गर्मी के साथ साथ लोकसभा चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। नेताओं के विवादित बयानों से लेकर नारे तक अब चुनावी माहौल में मुद्दा बनने लगे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें सत्ताधारी बीजेपी की, तो बीजेपी विपक्षी दलों के हर बयान को मुद्दा बनाने में माहिर है। बीजेपी विरोधी दलों के बयानों को कुछ इस कदर मुद्दा बनाती है कि विरोधी दल के नेता खुद इसमें घिरते नजर आते हैं। अगर हम 2014 में चाय वाला बयान की बात करें, चाहे 2019 में चौकीदार चौरे की बयान की बात करें, या फिर हाल ही में 2024 में मोदी का परिवार नहीं है, इन बयानों की बात करें, तो बीजेपी ने इन बयानों को इस कदर चुनाव का मुद्दा बनाकर कैंपेन किया कि उसके लिए सत्ता की राह आसान हो गई। अब हम ताज़े मुद्दे की बात करते हैं। ताज़ा मामला है सैम पित्रोदा के बयान को लेकर, जो अमेरिका के विरासत टैक्स को लेकर दिया गया है। लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका के विरासत टैक्स के बयान पर हिंदुस्तान के चुनाव में बवाल मचा है? चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं शिवम शुक्ला, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं रवि परमार। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे, बयान ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष का है, अमेरिका के विरासत टैक्स पर है, तो हिंदुस्तान में क्यों इतना बवाल हो रहा है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यह समझने की आवश्यकता है। सैम पित्रोदा जी सिर्फ एक कांग्रेस नेता नहीं है, वो राहुल गांधी के वैचारिक संरक्षक हैं, उनके राजनीति में गुरु हैं। तो जो मानसिकता आज राहुल गांधी पूरे देश में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे समाज को विभाजनकारी ताकतों के साथ मिल करके बांटने का लगातार प्रयत्न राहुल गांधी कर रहे हैं, तो सैम पित्रोदा कहीं ना कहीं उसके एक जनक के रूप में देखे जा सकते हैं। सैम पित्रोदा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, जिसमें जब संपत्ति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच स्थानांतरण होता है तो उस दौरान लगभग 55% संपत्ति को सीज कर लिया जाता है और उसको बांटा जाता है। तो अब इसको अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ करके देखिए और सैम पित्रोदा जी के बयान को देखिए, या फिर मनमोहन सिंह जी के उस संदर्भों में 2006 में दिए गए बयान को देखिए, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कांग्रेस पार्टी के जो मूल में है वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति है। आज कांग्रेस ने अपने इरादे एकदम स्पष्ट कर दिए हैं कि अगर वह कभी हुकूमत में आए तो इस देश के आम नागरिकों के द्वारा, इस देश के गरीब मजदूरों के द्वारा अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम के बल पर जो भी अपने कठिन समय के लिए संपत्ति का अर्जन किया गया है, उसको कांग्रेस पार्टी लूट करके गरीबों के बीच न बांटते हुए उसको कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्गों के तुष्टीकरण के लिए बांटने का काम करेगी। तो स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल, चलिए बताइए रवि जी, आप क्या कहेंगे? ये जो बात बीजेपी कह रही है, जो आरोप लगा रही है, लगातार 2006 तक का बयान, राहुल गांधी के वैचारिक गुरु, तमाम सारी बातें बीजेपी कह रही है, कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन जिस बीजेपी ने पूरे देश में, मोदी सरकार ने देश की रेलवे, एयरलाइंस, इन सबको बेचने का काम किया है, उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? वो सिर्फ किसी भी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनने जनता के बीच में कुछ किया नहीं है। उन्होंने, आप देखिए, पूरी तरह से रोजगार खत्म कर दिया। जहां रोजगार मिलता था वहां रोजगार खत्म होने की स्थिति में, जहां मोदी 2004 में कहते, 2014 में चुनाव के पहले कहते थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, लेकिन उन्होंने रोजगार दिया नहीं, जबकि युवाओं से उन्होंने रोजगार छीन लिया। तो अब उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दे बचे नहीं है, इसलिए वो नए नए मुद्दे खोजते रहते हैं कि कोई कुछ बोले और उसी पे वो लेकिन मुद्दा। सफाई तो कांग्रेस देती रह जाती है। नहीं, देखिए, बात सफाई की नहीं है, यहाँ बात है कि आप मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ो ना। आज महंगाई है, बेरोजगारी है और किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। इन मुद्दों का क्या हुआ? जब आप 2014 में चुनाव में आए थे, आप सत्ता पाने के लिए जब आपने इन मुद्दों पर चर्चा की थी, तो आज इन मुद्दों पर आप क्यों नहीं चर्चा करते? इन मुद्दों पर आप क्यों बात नहीं करते कि आपने इन मुद्दों में क्या किया? आप इन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? आज सिर्फ चुनाव हो रहा है राम मंदिर के नाम पर, आज सिर्फ चुनाव हो रहा है 370 पर। तो आज जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार जनता परेशान है पूरी तरह से देश में, और युवा परेशान है, लगातार रोजगार के लिए भटक रहा है पूरी तरह से युवा। शिवम जी, क्या कहेंगे? असली मुद्दों पे तो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, किसी भी एक बयान को बिल्कुल उसको खींच के उसकी बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं, जो असली मुद्दा नहीं होता है। देखिए, हम तो असली मुद्दों को जनता के बीच लेकर के गए हैं। 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड हमने रखा है। 18 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, इत्यादि इत्यादि चीज़ें हुई हैं। नल जल योजना हो, आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, इन तमाम चीज़ों को जो डिलीवरेबल पैरामीटर्स थे, हमने जनता के बीच उनको स्पष्टता के साथ रखा है। उसके पश्चात कई सारे ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय थे, चाहे 370 की बात हो, राम मंदिर का विषय हो, या फिर जो अनुच्छेद 370 के साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं तो को ऑब्जेक्शन है कि भाई राम मंदिर की बात क्यों करते हैं? मंदिर था, बनना था, कोर्ट ने ऑर्डर किया, बन गया।
देखिए, उसकी वजह से देश का सांप्रदायिक सद्भाव कितने लंबे वर्षों तक खराब रहा था। कभी भी राम मंदिर को लेकर के यहाँ तक कि कोर्ट भी जब निर्णय देने की स्थिति में आते थे तो देश में दंगों का वातावरण बन जाता था। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित करके दिखा दिया है कि इस देश में राम का मंदिर सिर्फ राम राज्य की अवधारणा को साकार करते हुए ही बनाया जा सकता है। आज देखिए, जब ये मंदिर बना, बताइए कि ये सैम पित्रोदा के बयान को लेके बीजेपी इतना क्यों परेशान हो रही है? देखिए, अगर यह बहुत ही विचलित करने वाला बयान है, अगर इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का समझा जाएगा, अल्पसंख्यक आबादी का समझा जाएगा, जो वर्ग आज मेहनत कर रहा है, तो उसके साथ तो यह एक आघात के समान है। सैम पित्रोदा जिस मानसिकता और प्रेरणा से ग्रसित हैं, वही राहुल गांधी पूरे देश में जाति जनगणना के नाम पर करने का प्रयास कर रहे हैं। वही राहुल गांधी अपने वचन पत्र में जब कहते हैं कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विशेष प्रकार से एक छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे, जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनके पर्सनल लॉज का संरक्षण करेंगे, तो एक जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का बहुत ही विभत्स रूप है जो हम आज देख रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर देश की जनता इन बयानों से डरी सहमी हुई है कि अगर इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग सत्ता में आ गए तो शायद इस देश का जो जन सरोकार है उसको बुरी तरीके से पीछे छोड़ते हुए एक तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या कहेंगे रवि जी, क्या सचमुच अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो जिस तरह से बीजेपी डर रही है या डरा रही है, तो सच में विरासत टैक्स लगेगा? देखिए, ये तो कहने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का डर साफ दिखाई दे रहा, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा, इसलिए आज बीजेपी इतनी तरह से भयभीत है और डरी हुई है। तो बयान से ही डरी है कि विरासत टैक्स लगेगा हिंदुस्तान में? देखिए, पूरी तरह से बयान ही हिंदुस्तान के लिए तो है नहीं कि हिंदुस्तान में लागू होगा, ना कोई अभी ऐसी बात सामने आई कि भाई सीधा स्पष्ट तौर पे कह दिया गया हो या पार्टी के मैनिफेस्टो में हो कि नहीं हिंदुस्तान में लगेगा। और दूसरी चीज़, बात करती भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी की, तो देश में सबका अधिकार है, देश में सबका हक है और उनको उनका हक और उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब बात आती है अल्पसंख्यक की, तो भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या होता है कि उनके प्रवक्ताओं, उनको नेताओं को बड़ा वो इससे एकदम तिल मिला जाते हैं जैसे ही बात होती है अल्पसंख्यक, तो उनको कभी अल्पसंख्यक की चिंता नहीं हुई, उन्होंने कभी उनके बारे में सोचा नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जब हमारे नेता अल्पसंख्यक की बात करते तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और ये तकलीफ होना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं और जो जनता का हक है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि सभी का पूरे देश में समान अधिकार होना चाहिए। मंगलसूत्र छीनने की भी बात चल रही है। देखिए, जब एक प्रकार से लोगों की संपत्ति, उनके जो भी जितने भी सेविंग्स हैं उनको छीना जाएगा, तो भारत में यह मान्यता है कि आमतौर पर एक गरीब इंसान भी अपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे करता है, क्योंकि उसमें कोई भी क्षय होने का संपत्ति की संभावना बहुत ही क्षीण रहती है। तो स्वाभाविक तौर पर हमारी माताओं और बहनों का जो मंगलसूत्र है वह एक रूप के, प्रतीकात्मक रूप के रूप में देखा जाता है। तो आज कांग्रेस जिस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही है वह तो उनके मंगलसूत्र के ऊपर भी आघात पहुंचाने वाली स्थिति की बात है। जिस प्रकार से शाहबानों के प्रकरण में मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया था, एक बार फिर से कांग्रेस उन्हीं कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने के लिए इस देश में इस प्रकार से इनहेरिटेंस टैक्स और तमाम चीज़ों की बात कर रही है, जबकि देश के जनमानस जो है वो पूरी तरीके से मन बना चुका है कि ऐसे लोगों को, ऐसे विधर्मी लोगों को कभी सत्ता में नहीं आने देना है, जो हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता और इस प्रकार की जो हमारे संविधान में भावनाएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करें। कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने की बात हो रही है। कट्टरपंथियों की बात नहीं है। जब मणिपुर में आपने स्थिति देखी, मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव हुआ, पूरा तरह से मणिपुर जल रहा था, लेकिन ना देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बात करी, ना देश के गृह मंत्री ने मणिपुर पे बात करी, ना कोई भाजपा नेता ने वहां पर मणिपुर में जाके स्थिति देखी, ना ही मणिपुर की घटना को गंभीर। बात तो अभी ये हो रही है कट्टरपंथियों के संतुष्टिकरण की। नहीं, देखिए, ऐसा कोई वो नहीं है वैचारिक, और बात की जाए तो सारी चीज़ें हम देख के समझ के, और कोई भी निर्णय एक सदन में होता है तो बिना निर्णय पे चर्चा तो कोई निर्णय हो नहीं जाएगा। लेकिन भाजपा का काम है मुद्दा बनाना, और वो मुद्दा बनाती है छोटी छोटी चीज़ों, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बिना कारण ऐसे ही नहीं हो जाएगा, मतलब हो सकता है आपकी सरकार मैं कह रहा हूँ ना, नहीं होगा ना, जब सदन में चर्चा नहीं होगी उसके पहले तो हो नहीं जाएगा ना, पहले सदन में चर्चा होगी ना किसी भी मुद्दे में चर्चा तक आप सोच रहे हैं? नहीं, सोच नहीं रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं भाजपा प्रवक्ता को बता रहा हूँ कि भाई सदन में चर्चा होगी, उसी के बाद होगा ना जो भी निर्णय होगा। और दूसरी चीज़ रही बात इस चीज़ की कि आप देखिए ना किस तरह से चीज़ें लगातार देश में बिगड़ती जा रही है। कहाँ पेट्रोल डीजल 60-70। रवि जी, सवाल यही है कि इतने के बाद भी क्या कारण है कि कांग्रेस के नेता अपने ही बयानों पे सफाई देते हैं, खुद अपने ही बयानों पे गिरते हैं? नहीं, देखिए, कोई बयान पे सफाई नहीं देते। जब कुछ हो जाता है ऐसी स्थिति में कि कभी हाँ किसी नेता ने कुछ बोल दिया तो दूसरे नेताओं को उस पर मंथन भी करते हैं, और कई बात ऐसी है कि चलिए ठीक है, कोई मामला है या किसी मामले में हमारे किसी नेता ने बयान दिया है तो वो सोच समझ के दिया होगा।
नहीं, मैं तो 2014 के चाय वाला बयान की बात करूंगी जो मणिशंकर अय्यर ने दिया था। 2019 में मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने ही कहा था चौकीदार चोर है। सब बयानों की भरपूर कैंपेनिंग करी थी बीजेपी ने और उसके बाद सफल। देखिए भाजपा भी करती है, भाजपा संविधान बदलने की बात करती है, भाजपा के सांसद देश में संविधान बदलने की, क्योंकि उनको 400 पार चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि उनको देश का संविधान बदलना है। तो क्या अभी देश में सुख शांति है, इनको अच्छी नहीं लग रही तो ये संविधान बदलने की बात करते हैं। बताइए भाई शिवम, क्या कहेंगे, क्यों संविधान बदलने की बात? देखिए, संविधान को अगर किसी ने बदलने का काम किया था तो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने किया था। उस दौरान भी हमने देखा था किस प्रकार से आपातकाल के दौरान किस प्रकार से एक के बाद एक संविधान संशोधन ला करके पूरे देश की जो संविधान की मूल आत्मा थी उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया था। इसके पश्चात भी जब साहबानों के प्रकरण का मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया, तब भी संविधान और कोर्ट की जो भावना थी उसके विपरीत जा करके कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि संविधान में जो शक्तियां उसकी मूल भावना को निहित रखते हुए हमें दी गई हैं, एक संसद के रूप में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दी गई हैं, उसके अनुरूप समय समय पर वक्त के अनुरूप परिवर्तन तो सरकार के पास वही बात रवि कह रहे हैं कि कोई नया मसला आएगा, कुछ होगा तो पहले हाउस में रखा जाएगा। देखिए, हाउस में तो साहबानों का प्रकरण भी रखा गया था, लेकिन अगर कांग्रेस के पास सत्ता रहती है तो सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। एक चाकू अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो डॉक्टर उससे कोई सर्जिकल ऑपरेशन कर ले, और कोई अगर बंदर के हाथ में लग जाए तो एक विभत्स या किसी अपराधी के हाथ में लग जाए तो इस प्रकार की घटना हो सकती है। तो इसी प्रकार से अगर कांग्रेस के हाथ में जनादेश आ गया तो इस देश के लोगों के ऊपर एक गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, और एक प्रकार से फिर से अल्पसंख्यक वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए जो एक विभाजनकारी राजनीति पूरे देश में हावी होगी, वह किसी भी रूप में इस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वीकार्य नहीं है। मतलब बीजेपी 400 पार की भी बात कर रही है और बीजेपी को यह भी डर है कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता ना आ जाए। क्या कहेंगे रवि? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को डर है, क्योंकि जनता पूरी तरह से देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल में इन्होंने 2014 में पहला मौका मांगा था, 2019-18 में इनने दूसरा मौका मांगा, तो इनको जनता ने मौके दिए, लेकिन इनने जनता से जो वादे किए थे उन वादों पर ये खरा नहीं उतरे। लगातार आप देखिए, जहाँ गैस सिलेंडर 300-400 रुपये का था वो आज 800-900 रुपये का हो गया। वहीं आप बात कर लीजिए पेट्रोल डीजल की, तो जो 60-70 रुपये का पेट्रोल डीजल था वो 100 रुपये के पार हो गया। वहीं आप बात कर रहे हैं किसानों की, तो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई लेकिन उनका खर्चा दुगना हो गया। लगातार किसान पूरी तरह से परेशान है, और लगातार जब किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ता है तो उसको गोलियां मिलती है, लाठियां मिलती है। तो ये पूरे देश की जनता ने देखा है। चलिए, अब आखिरी सवाल, सैम पित्रोदा के बयान को लेकर क्या कहेगी बीजेपी? लगातार इसी तरह मुद्दा बनेगा? शॉर्ट में बताइए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जितने भी इस प्रकार के विषय हैं, अगर हम चुनाव के रण में हैं तो हर उस विषय पर चर्चा होगी जो कांग्रेस के मन में अंतर्निहित है। हम तो स्पष्टता के साथ अपना रख रहे हैं कि हम किसी भी वर्ग का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। यह भी अपने घोषणा पत्र में इस विषय को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से विशेष तौर पर अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक वर्ग को स्थान दिया है, वह दिखाता है कि इनकी मानसिकता अल्पसंख्यक राग को अलापने वाली है। इनकी मानसिकता वही है जो एक प्रकार से इस देश को बांटने वाली रही है। आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो में है वो हमने इसलिए दिया है क्योंकि अल्पसंख्यकों का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हनन किया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा है पूरे देश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक अलग रवैया रहा है पूरे तरह से। इसलिए हमने हमारे मैनिफेस्टो में दिया है कि हम सबको समान अधिकार देंगे, वो भी देश के नागरिक हैं, और सबको एक समान अधिकार मिलेगा। बात 2014 की करें, 2019 की करें या 2024 की करें, कांग्रेस नेताओं की तरफ से हर लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे बयान आते हैं जो बीजेपी की बम्पर जीत का सबब बन जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि छोटे दलों पर बीजेपी की टीम बी होने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अपने नेताओं के लिए क्या कहेगी?